अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। ये स्लाइड सेट राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के डॉट्स को एक साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। चलिए, तो इस पूरे सेट को खोलकर समझते हैं और देखते हैं यहाँ क्या सच में दिलचस्प है। शुरुआत एक तेज क्विक रिवीजन से करते हैं। स्लाइड 2 पर अगर आएं तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस होता है और यूएसए सर्वाधिक एलपीजी निर्यातक है। थोड़ा आगे राजस्थान की दीदवाना झील और अलाउद्दीन खिलजी के हजार खंबा महल का भी जिक्र है, पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का एमसीक्यू है। राइट। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का निपटारा करता है? और इसका उत्तर है अनुच्छेद 71। और इसका निपटारा सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा होता है, जिसका फैसला अंतिम माना जाता है। इसके साथ कुछ अन्य विकल्प भी थे, जैसे अनुच्छेद 69 जो उपराष्ट्रपति की शपथ से जुड़ा है। अच्छा, और अनुच्छेद 68 जो रिक्त पद की पूर्ति के लिए है, और 70 जो आकस्मिक स्थितियों में उनकी ड्यूटीज बताता है। मतलब ये कानूनी ढांचा बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और कानूनी ढांचे की बात करें तो स्लाइड 3 पर अनुच्छेद 72 का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? और उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। हाँ, और ये शक्ति 4 प्रकार की होती है ना। एक है पार्डन यानी पूरी तरह माफ करना, दूसरा है रिप्रीव जिसमें दंड को विलंब या स्थगित किया जाता है। सही कहा। तीसरा है रेस्पाइट जिसमें किसी विशेष स्थिति में सजा कम की जाती है, और चौथा है कम्यूटेशन यानी सजा की प्रकृति ही बदल देना, जैसे कठोर को साधारण कारावास में बदलना। पता है, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये क्षमादान बिल्कुल किसी वीडियो गेम के रीसेट बटन जैसा है। हाँ, और कम्यूटेशन तो जैसे गेम के डिफिकल्टी लेवल को हार्ड से इजी कर देना हो गया। बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन है। पर एक सवाल उठता है, अगर देश की अदालतों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है, पूरी प्रक्रिया के बाद सजा सुनाई है, तो एक लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति के पास ऐसा रीसेट बटन होना खतरनाक नहीं है क्या? देखिए, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, पर ये न्यायिक संतुलन का हिस्सा है। राष्ट्रपति इसका उपयोग अपनी मनमानी से नहीं करते। उन्हें आम तौर पर कैबिनेट यानी मंत्री परिषद की सलाह लेनी होती है, और आजकल तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा भी लागू होती है। अच्छा, यानी चेक एंड बैलेंस वहां भी है। और स्लाइड 4 पर अनुच्छेद 74 और 75 यही तो बताते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख हैं। हाँ, इसके अलावा अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है, और अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी का जिक्र करता है, जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। ये ब्रिटेन से प्रेरित पोस्ट है। राइट। और वहीं स्लाइड 4 पर एक और प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? और इसका उत्तर है 250, हालांकि वर्तमान में 245 हैं। जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस है, जिसका कार्यकाल एक सदस्य के लिए 6 वर्ष होता है। ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। कानूनी दावपेच को समझने के बाद अब उन शासकों के दौर में चलते हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता का निर्माण किया। स्लाइड 5 पर तुगलक वंश है, 1320 से 1414। इसके संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे, जिन्हें गाजी की उपाधि मिली थी क्योंकि उन्होंने मंगोलों के 29 आक्रमण विफल किए थे। और पता है, वो नाहारों का निर्माण करने वाले पहले शासक थे, पर उनकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी। हाँ, और उनके बारे में निजामुद्दीन औलिया का वो मशहूर कथन है, हुनूज दिल्ली दूरस्त। पर एमसीक्यू फॉर्मेट पर आएं तो स्लाइड में प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया? और उसका उत्तर है तांबा यानी कॉपर। इस शासक के और भी फैक्ट्स हैं, जैसे वो होली में शामिल होने वाला और अजमेर शरीफ जाने वाला पहला सुल्तान था। और मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भी उसी के टाइम आया था, जिसने किताबुल रायला लिखी थी। पर मैं इस सांकेतिक मुद्रा पर रुकना चाहता हूँ। उसे अक्सर पागल राजा कहकर खारिज कर दिया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं। पर उसने तांबे की टोकन करेंसी चलाई। आज का हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो फिएट मनी है, वो भी तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है ना। तो क्या वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी सदी से बहुत आगे का सोच रहा था? कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आधुनिक था, पर दिक्कत एग्जीक्यूशन में थी। उस दौर में टकसाल पर राज्य का एकाधिकार नहीं बन पाया।
हर घर में बर्तन पिघलाकर नकली सिक्के बनने लगे। तो काउंटरफिट मुद्रा की समस्या ने उस पूरे आर्थिक मॉडल को ढेर कर दिया। वाओ, बिना एनफोर्समेंट के अच्छा आइडिया भी डिजास्टर बन जाता है। स्लाइड 6 पर फिरोज शाह तुगलक की बात है। प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है? उत्तर है दिल्ली। उन्हें सुल्तानेत का अकबर भी कहा गया है और सिकंदर लोडी या औरंगजेब का अग्रगामी। उन्होंने कोटला मुबारकपुर और जौनपुर बसाया था और अपनी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोज शाही भी लिखी थी। राइट। फिर अगला प्रश्न आता है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? उत्तर है, पहले खिज्र खान जो संस्थापक थे, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और अंत में अलाउद्दीन आलम शाह। और उसके बाद लोदी वंश आया जो भारत का पहला अफगान वंश था। इसका संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसे द्वितीय सिजेरियन कहा जाता है क्योंकि प्रथम बिंदुसार था। इतिहास से अब भूगोल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन साम्राज्यों की सफलता बहुत हद तक इनके भूगोल पर निर्भर थी। स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां महासागरीय जलधाराएं और पहाड़ियां हैं। जलधारा नहीं है और उत्तर है हम्बोल्ट, क्योंकि हम्बोल्ट, लैब्राडोर, फॉकलैंड और बेंगुएला ठंडी जलधाराएं हैं, जबकि कुरोशियो और अलास्का गर्म जलधाराएं हैं। मुझे तो ओशन करंट्स एकदम समुद्र के अंदर चलने वाले इनविजिबल हाई स्पीड एसी और हीटर वेंट्स की तरह लगते हैं। पर क्या ये ठंडी जलधाराएं ही तटीय इलाकों में बड़े मरुस्थल बनाने का मुख्य कारण है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब ठंडी जलधारा गुजरती है तो हवा ठंडी हो जाती है और उसकी नमी रोकने की क्षमता गिर जाती है, इसलिए बारिश नहीं होती और अटकामा या नामिब जैसे विशाल मरुस्थल बन जाते हैं। ये ज्योग्राफी का बहुत बेसिक रूल है। क्या शानदार कनेक्शन है। उसी स्लाइड पर एक और प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? और उत्तर है नीलगिरी, जो एक्चुअली 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था। हाँ, और मेघालय की पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंतिया। खासी हिल्स में ही मौसिन राम स्थित है, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ट्रिक भी दी गई है याद रखने की, जैसे पटकाई बोम अरुणाचल प्रदेश में है और नागा और लुशाई क्रमशः नागालैंड और मिजोरम त्रिपुरा में। स्लाइड 8 पर पर्यटन और मरुस्थल का बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है। पर्यटन स्थल जैसे तमिलनाडु में ऊटी और कोडाईकनाल, केरला में मुन्नार, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और हिमाचल के कुल्लू मनाली। साथ ही महाराष्ट्र का लोनावाला और उत्तराखंड में मसूरी और लैंसडाउन। इन जगहों का आर्थिक मूल्य इनके भूगोल और मौसम से ही बनता है। बिल्कुल। और एमसीक्यू की फॉर्म में प्रश्न ये है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जिसका उत्तर है थार, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और जिसकी प्रमुख नदी लूनी है। इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं। और दुनिया के मरुस्थल देखें तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा है, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, लेकिन अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। अरे हाँ, ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, बर्फ का इलाका और मरुस्थल। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, क्योंकि मरुस्थल होने का मापदंड गर्मी नहीं बल्कि कम बारिश या हिमपात होता है। मेक सेंस। अब भूगोल के बाद हम आते हैं स्लाइड 9, 10 और 12 पर, जहां अर्थशास्त्र और साइंस है। स्लाइड 9 पर प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? उत्तर है ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी सेक्टर, जिसका उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था और इसमें आरटीई एक्ट 2009 भी शामिल था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। एक और एमसीक्यू है, भारत का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट कब आया? उत्तर है 2021 में निर्मला सीतारमण द्वारा, और इसमें स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई के नाम है। सबसे ज्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया था और रेल और आम बजट का विलय 2017 में हुआ। स्लाइड 10 पर आते हैं। प्रश्न है, एसईजेड का प्राथमिक उद्देश्य क्या नहीं है? उत्तर है स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, क्योंकि इसके मुख्य उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, बुनियादी ढांचा और रोजगार हैं। ये एसईजेड एक्ट 2005 के तहत आया था। और उसी के बाद मिशन इंद्रधनुष का सवाल है कि ये किससे संबंधित है? उत्तर है बच्चों के टीकाकरण से। शुरुआत 2014 में हुई, पहले 7 बीमारियां थीं, अब 12 हैं। स्लाइड 12 पर विज्ञान में प्रकाशमिति यानी लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक पूछा है, जो कि कैंडेला है। बाकी मोल, एम्पेयर, केल्विन, मीटर वगैरह अन्य मात्रक हैं। पर यहाँ का दूसरा प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कौन सा? प्रश्न है कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है। उत्तर है गेहूं यानी व्हीट। मुख्य स्रोत बताए गए हैं सोयाबीन, मछली, चना, दाल, दही, अंडे। और कमी से क्वाशियोरकॉर और एनीमिया होता है। पर यार रोटी तो हमारी थाली का बेस है ना। हाँ, आम धारणा तो यही है कि रोटी से सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। वही तो क्या बिना दाल या पनीर के हमारी डाइट बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाती है क्या? विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल। देखिए, गेहूं आपको एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट देता है, पर उसमें जरूरी एमिनो एसिड्स नहीं होते जो सेल रिपेयर के लिए चाहिए। दाल या दही के बिना आपकी थाली प्रोटीन के नजरिए से अधूरी ही रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ दाल रोटी का कॉम्बिनेशन चलता है। सही लॉजिक है। उसी स्लाइड पर एक और सवाल है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का बेहतर मापक क्या है? उत्तर है प्रजातियों यानी स्पीशीज की संख्या, फ्लोरा और फौना दोनों। और भारत के 4 हॉटस्पॉट्स बताए हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड। अब सोसाइटी का स्ट्रक्चर तो इन्हीं चीजों से बनता है, पर उसकी आत्मा, कला और संस्कृति में। आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, स्लाइड्स 11, 13, 14 और 15। स्लाइड 11 पर यूनेस्को का प्रश्न है, यूपी का कौन सा स्मारक यूनेस्को में शामिल है? उत्तर है आगरा का किला, जिसे लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने बनवाया था। और यूपी के कुल 3 स्थल हैं: ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। दूसरा प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुख्य रूप से किस शहर से जुड़े थे? उत्तर है वाराणसी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला। और उनकी बायोपिक थी गुंज उठी शहनाई। यहाँ उनका एक बड़ा मशहूर किस्सा दिया गया है। जब उन्हें अमेरिका से बुलावा आया तो उन्होंने ठुकरा दिया, ये कहकर कि वहाँ गंगा थोड़ी है। हाँ, वही बात मैं सोच रहा था, वहां गंगा थोड़ी है। ये लाइन सिर्फ देश प्रेम नहीं दिखाती, बल्कि ये बताती है कि एक कलाकार का आर्ट उसकी मिट्टी से कितना जुड़ा होता है। क्या हम आर्ट को उसकी ज्योग्राफिकल स्पेस से अलग करके देख सकते हैं? देखिए, एक सच्चे कलाकार के लिए ये बहुत मुश्किल है। उस्ताद जी की शहनाई की धुन में बनारस के घाट और वहाँ की हवा शामिल थी। अगर आप कला को उसकी जमीन से उखाड़ देंगे तो उसकी असली रूह खत्म हो जाती है। ये एकदम फिलोसॉफिकल बात है, और यही रूह हमारे त्योहारों में है, जिसका जिक्र स्लाइड 13 पर है। जैसे यूपी में गंगा और बुद्ध महोत्सव, असम में बिहू, केरला में ओनम, उड़ीसा में नुआखाई और रथ यात्रा, तमिलनाडु में पोंगल और जल्लीकट्टू, पंजाब में बैसाखी और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, बिहार में छठ पूजा, कर्नाटक में कंबाला भैंसा दौड़ और बंगाल में दुर्गा पूजा। और साहित्य की लिस्ट भी है। जैसे रामायण का अनुवाद वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी, बदाऊनी, कंबान, भास्कर और भानुभक्ता आचार्य ने अलग अलग भाषाओं में किया। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित हुई। पहले विजेता माखनलाल चतुर्वेदी और R.K. नारायण थे, और लेटेस्ट 2025 में ममता कालिया को मिला। स्लाइड 14 पर खेलों और स्टैचूज का जिक्र है। हॉकी में रानी रामपाल और सलीमा टेटे, क्रिकेट में स्मृति मंधाना, एथलेटिक्स में ज्योति या राजी। और स्टैचूज में पटेल जी की यूनिटी स्टैचू सबसे ऊंची है, 182 मीटर। उसके अलावा चाइना में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, अयोध्या में डिग्निटी और हैदराबाद में इक्वालिटी स्टैचू हैं। वहाँ शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज की डिटेल भी है, जैसे बांग्लादेश से चकमा और हजोंग और म्यांमार से रोहिंग्या। और COBRA 2008 जीनी कोफिशिएंट, गोल क्रांति जो आलू से जुड़ी है, लिंक्डइन जो 2002 में शुरू हुआ, और डबल ब्लाइंड स्टडी जैसी टर्म्स भी शामिल हैं यहाँ। मैं थोड़ा जिनी कोएफिशिएंट और डबल ब्लाइंड स्टडी पर रुकना चाहूंगा। जिनी कोएफिशिएंट तो इनकम इनइक्वालिटी मापने के लिए, राइट? और डबल ब्लाइंड स्टडी मेडिकल ट्रायल्स में बायस हटाने के लिए होती है, जहां ना डॉक्टर को पता होता है ना मरीज को कि किसे दवा मिली और किसे प्लेसिबो। बिल्कुल सही। इससे रिजल्ट एकदम निष्पक्ष आते हैं। और आखिरी स्लाइड 15 पर आते हैं, जहां इंपॉर्टेंट डेज और कैपिटल्स हैं। 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस, और यहाँ लिखा है अहिंसा दिवस। वेट, अहिंसा तो 2 अक्टूबर है ना? हाँ, वो टाइपिंग एरर लगता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही होता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 8 को IAF और 11 को इंटरनेशनल बालिका दिवस। कैपिटल्स देखे तो तजाकिस्तान की दुशांबे, टोगो की लोमे, कनाडा की ओटावा और नाइजीरिया की अबूजा। ट्रिक भी है, अंबुजा सीमेंट जैसा साउंड करता है अबूजा। करंट अफेयर्स में बिम्स्टेक्स यूथ समिट गुवाहाटी में होने का फैक्ट है। और एक छोटा सा QOTD यानी क्वेश्चन ऑफ द डे भी है कि गियासुद्दीन की उपाधि क्या थी? आंसर है गाजी।
साथ में एक प्रेरक कथन है, अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। सच में बहुत इंस्पायरिंग कोट है आखिरी स्लाइड के लिए। ओके, तो आज हमने इन 15 स्लाइड्स का एक एक वर्ड, एक एक लाइन खोलकर देख लिया है। राज्य व्यवस्था से लेकर भूगोल, अर्थशास्त्र और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई तक, ये पूरा सेट इन्फॉर्मेशन का एक सच्चा पावर हाउस था। बिल्कुल था। और मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जिसे देखकर मैं हैरान हूं। 14वीं सदी में गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था ताकि कृषि और भूगोल को सुधारा जा सके ना। हाँ, वही पढ़ा हमने। और आज इतने सालों बाद आधुनिक अर्थशास्त्र में हम 11वीं 5 वर्षीय योजना और क्लीन टेक के माध्यम से फिर से उन्हीं बुनियादी ज़रूरतों और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि क्या सदियां बीत जाने के बाद भी एक शासक और सरकार की मुख्य चुनौतियां कभी नहीं बदलती? वाह, ये वाकई में गहरा सवाल है कि समय बदल गया पर मुद्दे अभी भी वही मिट्टी, पानी और ऊर्जा के हैं। इन आखिरी विचारों पर सभी जरूर विचार कीजिएगा। आज की ये जबरदस्त मास्टर क्लास यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।